ठीक है बेटा। तो पॉलिनोमियल में अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं विच इज़ आइडेंटिटी नंबर 3। आइडेंटिटी नंबर 3 क्या कहती है बेटे कि a का होल स्क्वायर माइनस बी टू द होल स्क्वायर, अगर आपको ये कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है। देखो एक तरीके से हमें ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही दे रखा होता है, तो हम इसको फैक्टराइज करके इसके कौन कौन से फैक्टर्स निकालते हैं। तो आंसर है a प्लस बी और a माइनस बी। अब आप कहोगे क्या सर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको फैक्टराइज करते हैं। इसका मतलब इसका आंसर ये हुआ कि ये जो हमारे पास वैल्यू आई है ना बेटा, ये सब क्या हैं, ये इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक बात क्लियर है। चलो, अब a का होल स्क्वायर और b का होल स्क्वायर का क्या मतलब है कि इसके अंदर जो वैल्यू है ना उसका होल स्क्वायर है ना। अब जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि इसका क्वेश्चन किस टाइप का होता है, कैसा दिखता है। तो ये इतना तो श्योर है बेटा कि जैसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे रखा है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो ही टर्म है, 1 और 2 है ना। तो उस क्वेश्चन का टाइप हमें अलग ही दिख जाएगा। तो कोई एक क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। ठीक है बेटा, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको हमारे को फैक्टराइज करना है, मतलब इसके फैक्टर्स निकालने हैं। तब आप कहोगे कि सर इसको हम फैक्टराइज कैसे करें, तो फिर आप सोचोगे कि यार ये तो हमें आइडेंटिटी से मिलता हुआ सा लग रहा है ना, कि ये a का स्क्वायर ये b का स्क्वायर। पर हमें इसको किस तरीके से करना है कि बेटा ये जो a का स्क्वायर है ना, a टू द होल स्क्वायर, इस ब्रैकेट के अंदर जो a है वो एक ऐसा टर्म है कि वहाँ पे आपको ये परफेक्ट स्क्वायर पहले से गिवन होगा। मतलब जैसे ये एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर आप बता सकते हो कि एक्स स्क्वायर किसका परफेक्ट स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर किसका परफेक्ट स्क्वायर है। तो आंसर है सर ये एक्स का होल स्क्वायर है। ठीक है, अगर मैं आपको 25 कह रहा हूँ तो 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो आंसर है 5 का होल स्क्वायर है, 5 का परफेक्ट स्क्वायर है 25। यहाँ तक बात समझ में आ रही है सबके बेटा। अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 25/100 किसके परफेक्ट स्क्वायर है, तो आंसर है आप कहोगे कि सर ये 5/10 का परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, है ना। बात समझ में आ रही है। तो ब्रैकेट के अंदर बेटे जो वैल्यू है ना, यहाँ पे हमें पहले इसको इस फॉर्म में बनाना है। ठीक है, अब जो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है वो नंबर है कि यहाँ जो नंबर लिखा होगा उसका परफेक्ट स्क्वायर, वो किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है ना। ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है उसका मतलब क्या है कि ये a एक्स स्क्वायर में किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, तो आंसर है x का। ठीक है बेटा, ये बात समझने वाली है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस अब ये y स्क्वायर अपॉन 100, ये भी एक टर्म है कि ये एक टर्म एक परफेक्ट स्क्वायर है। देखी जाए तो देखो y स्क्वायर अपॉन 100 दे रखा है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ y इंटू वाई अपॉन 10 इंटू 10। सर बिल्कुल लिख सकते हैं। y इंटू वाई को हम लिख सकते हैं y का होल स्क्वायर, और 10 इंटू 10 को हम क्या लिख सकते हैं, एग्जैक्टली 10 टू द होल स्क्वायर। और आप कहोगे कि सर हमने आइडेंटिटी भी पढ़ी है, लॉ पढ़ा है कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि y स्क्वायर अपॉन 100 जो है ना, ये y अपॉन 10 का होल स्क्वायर है। यहाँ तक बात समझ में आई सबको अच्छे से। अब क्या आप मुझे बता सकते हो, जब आप इसको इससे कंपेयर करो तो यहाँ पे a की और b की क्या वैल्यू है, तो आंसर है कि सर a की जो वैल्यू है वो है एक्स स्क्वायर नहीं, ब्रैकेट के अंदर वाली। तो आप सोचोगे कि यार अब मुझे समझ में आ रहा है कि जो मुझे यहाँ पे टर्म दे रखा है ना, मुझे इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है ना बेटा। तो b की क्या वैल्यू है, b की है y अपॉन 10,
होल स्क्वायर नहीं, अंदर ब्रैकेट के अंदर वाली। क्योंकि एक बात बताओ, यहाँ से हम एक कंक्लूजन पे पहुँच रहे हैं कि वाई स्क्वायर अपॉन 100 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो आंसर है वाई अपॉन 10 का। ठीक है बेटा। अब आप क्या करोगे, अब आप कहोगे कि सर देखो ए और बी की वैल्यू आ गई, हमें इसको फैक्टराइज करना है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब हम ए और बी की वैल्यू उठा के सीधे इसमें रख देंगे, बस हो गया फैक्टराइज। एक्स प्लस वाई अपॉन 10 और एक्स माइनस वाई अपॉन 10, ये क्या आ गए, इसके फैक्टर्स आ गए, किसके, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। बात समझ में आई बेटा अच्छे से, है ना। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन होता है हमारा आइडेंटिटी नंबर 3 का। अब हम करेंगे अगला आइडेंटिटी नंबर 4। तो बेटा ये जो आइडेंटिटी 4 है ना, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, तो इतना तो श्योर है कि ये जो है ना, ये किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स होंगे, बिल्कुल, है ना। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको यहाँ पे गिवन होगा। देखो बेटा, हमें इस आइडेंटिटी को याद नहीं करना है पहली बात तो। इस आइडेंटिटी को आप दूसरी भाषा में कह सकते हो स्प्लिट द मिडिल टर्म। तो आप कहोगे सर स्प्लिट द मिडिल टर्म तो आपने बताया था क्या होता है, हमने एक्सरसाइज 2.4 में इसके काफ़ी क्वेश्चंस करे हैं। तो ये आइडेंटिटी उसी पे लगती है ना। आप इसको आइडेंटिटी को उस क्वेश्चन में यूज़ करो चाहे ना करो, बात एक ही है। जैसा कि हम एक बार देख लें, एक इसके टाइप का क्वेश्चन देख लें कोई भी, जैसे मैं एक एक्सरसाइज से उठाऊँ। जैसे बेटा ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, आपको कही जाए इसको फैक्टराइज करना है। तो अब आप एक चीज़ सोचोगे, पहले तो आइडेंटिटी पे जाओगे, जो मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड आइडेंटिटी समझाई थी, पहचान जो समझाई थी, तो ये उसमें से किसी को फॉलो नहीं कर रहा है। हाँ, लास्ट टर्म तो 4 है, लेकिन 4 2 का परफेक्ट स्क्वायर है। हम 4 को ऐसे लिख सकते हैं 2 का परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन 3x स्क्वायर किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये श्योर है कि इसमें स्प्लिट द मिडिल टर्म लगेगा। अब आप चाहो तो इसमें इस तरीके से इसको एक्सपेंड करो, अदरवाइज़ हम डायरेक्ट इसमें स्प्लिट द मिडिल टर्म लगा सकते हैं बेटा। हमें स्पेशली ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बेटा, यहाँ तक बात क्लियर है? ओके। तो बेटा अब ये जो आपके सामने आइडेंटिटी आई है, आइडेंटिटी नंबर 5, ये आपके लिए नई आइडेंटिटी है। ठीक है। तो इससे पहले जो 4 आइडेंटिटियाँ थी, वो आइडेंटिटी तो हम क्लास 8 में भी पढ़ के आ चुके हैं, है ना, लेकिन उसको और हमने अच्छे से समझा। आइडेंटिटी 5 क्या कहती है, देखो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, मतलब आपके पास यहाँ पे 3 टर्म है, इस पूरे के सम का होल स्क्वायर इसके बराबर होता है x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर प्लस z का होल स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब आप कहोगे कि सर ये आई कहाँ से, तो ये वैसे ही आई जैसे कि फर्स्ट आइडेंटिटी और सेकंड आइडेंटिटी आई थी। कि देखो इसका प्रूफ हमें समझने की ज़रूरत नहीं है, बस आई कैसे मैं आपको थोड़ी सी हिंट देता हूँ कि जैसे x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं। तो आंसर है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब आपके माइंड में तुरंत बात क्लिक करेगी कि सर अब तो हमें मल्टीप्लिकेशन करना है इसमें, x का x से, फिर x का y से, x का z से। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे ना, तब हमें यही फॉर्म मिल जाएगी, है ना। तो ये राइट हैंड साइड है, देखो ये लेफ्ट हैंड साइड है हमारा इक्वल टू के इस तरफ वाला, और इक्वल टू के इस तरफ वाला राइट हैंड साइड है। तो ये जो फॉर्म है ना हमारी, ये हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म है। हमने इसको एक्सपेंड ही तो करा है, LHS को हमने इसमें एक्सपेंड करा है, छुट्टी। बस हमें क्वेश्चन में ऐसे ही करना है कि आपको 3 टर्म का होल स्क्वायर दे रखा होगा, विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी आपको उसको एक्सपेंड करना है बस। एक हम क्वेश्चन समझ लेते हैं तो हमें और क्लियर हो जाएगा। हम NCERT की एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन उठा रहे हैं बेटा, कोई सा भी क्वेश्चन ले लो, एक ही बात है।
जैसे यहाँ पे तीनों टर्म प्लस के हैं, यहाँ पे देखो तीनों टर्म हमारे पॉजिटिव हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे इसको एक्सपेंड करना है। ठीक है, आप चाहे तो इसको इस वाले तरीके से भी एक्सपेंड कर सकते हो, लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा है यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी, तब आपको साफ साफ दिख रहा है ये x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है बेटा। जहाँ पे देखो x तो वेरिएबल वैसे ही यहाँ पे पहले से ही गिवन है। देखो यहाँ पे अगर मैं इसको a मान लूँ, इसको b मान लूँ और इसको c मान लूँ पूरे को, तो कोई दिक्कत है क्या? सर कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो गई x, b की वैल्यू क्या हो गई 2y प्लस का, है ना। अगर नेगेटिव होता तो मैं यहाँ पे नेगेटिव शो करता, और प्लस का है तो मुझे स्पेशली प्लस का ऑपरेटर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। c की क्या वैल्यू है 4z, है ना बेटा। अब हम जानते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का एक्सपेंशन क्या होता है, तो आंसर है a स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये a b c क्या है मालूम है? ये अंदर ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू है ना, ये सब यही हैं। अभी दिखाऊंगा कैसे। a की जगह हम x रखेंगे। अब हमें कुछ नहीं करना, हमने a b c की वैल्यू फाइंड कर ली, अब हम इसमें प्लेस कर देंगे बस, और कुछ भी नहीं है। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस b की जगह क्या है 2y, तो 2y का स्क्वायर। समझ में आ रहा है बेटा यहाँ तक? c की जगह क्या है 4z, तो 4z का स्क्वायर। ठीक है, प्लस का 2, a की वैल्यू क्या है x, b की वैल्यू क्या है 2y, प्लस का 2, b की वैल्यू क्या है 2y, c की वैल्यू है 4z, है ना, और 2ca, c की वैल्यू है 4z और a की वैल्यू है x। यहाँ तक बात सबको क्लियर है? अब मल्टीप्लाई करना है हमें, यहाँ पे नॉर्मल प्रोडक्ट करते हुए आए हैं जो हम। स्क्वायर मत खोलने बैठे ना इसके, अगर खोलना चाहते हो तो खोल लो। x का होल स्क्वायर तो x स्क्वायर, 2y का होल स्क्वायर क्या होगा 4y स्क्वायर, 4z का होल स्क्वायर 16z स्क्वायर, है ना बेटे, प्लस 2 to the 4 4xy प्लस 2 to the 4 4 16 16yz प्लस 4 to the 8xz। ये मेरा क्या बन गया, किसका एक्सपेंशन बना है? ये बना है x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर का पूरा एक्सपेंशन। इस तरीके से मुझे करना है। फिर से समझ लो क्या हुआ है। अगर मेरे पास कोई ऐसे 3 टर्म्स दे रखे हों जो कि एडिशन में हो, ठीक है, और इसका परफेक्ट स्क्वायर गिवन हो पूरे का होल स्क्वायर, तो मैं वहाँ पे समझ जाऊँगा पहले से कि यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग रही है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। अब हमारा अगला रोल क्या रह जाएगा, a b c की वैल्यू को ग्रैब करना, फाइंड करना, वो भी हमने कर ली। अगर आप कहते अगर कोई सा टर्म यहाँ पे नेगेटिव होता, तो अगर कोई टर्म यहाँ पे नेगेटिव होता तो हम क्या करते, उसका भी हमें क्वेश्चन समझेंगे, सबको समझ में आएगा, है ना। तो यहाँ तक बात सबको क्लियर हुई। फिर हमने क्या करा, ए बी सी की वैल्यू की जगह जहाँ जहाँ भी ए था वहाँ पे हमने ए बी सी की वैल्यू रख दी और नॉर्मल हमने कैलकुलेशन करी है अपनी। अब आप कहोगे कि सर जहाँ पे कोई भी अगर इसमें नेगेटिव आ जाए तो वो करके दिखाइए कि उसको हम कैसे एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, देखो अभी तो हमने एनसीईआरटी का ये वाला क्वेश्चन करा है, इसी तरीके से सारे होंगे। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स इसमें नेगेटिव हैं, तो कोई सा भी कर लो। ये वाला कर लेते हैं हम 5th। इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, ये भी इसी की तरह ही होगा जैसे अभी तक हमने ये यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन एक्सपेंड करा है। इस वाले क्वेश्चन को हम ट्राई करते हैं। ठीक है, चलो। अब आप कहोगे कि सर यहाँ तो ये टर्म नेगेटिव आ गए तो क्या हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम सबसे पहले यहाँ से ए बी सी का वैल्यू फाइंड करेंगे। करो, तो आप कहोगे सर ए की वैल्यू है माइनस का 2x, बी की वैल्यू क्या है बेटे, बिल्कुल 5y,
और सी का वैल्यू है -3z। ये 3 टर्म्स हैं अलग अलग, ठीक है। अब आपको आइडेंटिटी तो याद है वैसे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किसके बराबर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab 2bc प्लस 2ca। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? कुछ नहीं करना है, जहाँ जहाँ पे ABC दिख रहा है वहाँ वहाँ पे ये वाली वैल्यू हमें प्लेस कर देनी है। कोई इसके लिए स्पेशल आइडेंटिटी याद नहीं करनी है ना। देखो a की जगह -2x है तो -2x का है ना, b की जगह 5y है तो 5y, c की जगह -3z है तो -3z, ठीक है। अब 2 a की जगह क्या है, -2x, नेगेटिव है इसीलिए मैं इसको ब्रैकेट में लिख रहा हूँ नेगेटिव वैल्यू को। ध्यान रखना नेगेटिव वैल्यू को ऑलवेज हमेशा ब्रैकेट में ही लिखना बेटा, है ना। क्योंकि हाँ, आप यही बिल्कुल सही सोच रहे हो कि उसमें बॉड मास जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें हेल्प देता है वो कंसेप्ट। b की वैल्यू है 5y, ठीक है, प्लस का 2bc 2bc प्लस का 2ca, ठीक है बेटा। अब कुछ नहीं करना, नॉर्मल मुझे कैलकुलेशन करनी है। देखो -2x का होल स्क्वायर, अब आप जानते हो नेगेटिव वैल्यू का जब आप स्क्वायर करते हो तो वो पॉजिटिव हो जाती है ना। माइनस इंटू माइनस प्लस होता है ना। तो माइनस का 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस का 5y का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर। अब देखो ये टर्म हमारा नेगेटिव हो जाएगा, 2 to the 4 5 the 20, माइनस का -20xy, ये भी माइनस का ही होगा, 5 to the 10 30 -30yz प्लस देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है, 3 to the 6 to the 18zx। ये मेरा आंसर हो गया। इसको मैंने किसको एक्सपेंड करा है, तो आंसर है -2x प्लस 5y -3z को मैंने एक्सपेंड करा है प्यारे बच्चों। बेटा इसी तरीके से हम इसको सबको एक्सपेंड करेंगे। अच्छा ये तो बात रही कि हमने इस क्वाड्रेटिक वैल्यू को हमने इसको एक्सपेंड करा है। ये क्वाड्रेटिक ही तो है क्योंकि इसकी सबकी हाईएस्ट पावर 2 ही है, ठीक है। पर अगर आपको इस फॉर्म में कोई दे दिया जाए, एक बात बताओ, ये हमने इसको एक्सपेंड करा है, ठीक है, तो अगर आपसे कही जाए आपको इस वाली एक्सपेंडेड फॉर्म उठा के दे दी जाए तो क्या आप उसको इस फैक्टर के रूप में लिख सकते हो? बोलो, नहीं समझे बात को। मैंने बोला अभी मुझे वैल्यू इस फॉर्म में गिवन थी, है ना, तो मैंने उसको एक्सपेंड कर दिया। अब अगर वैल्यू मुझे इस फॉर्म में गिवन है और मुझे पूछी जाए और मुझसे पूछा जा रहा है कि मुझे इसको फैक्टराइज करना है। क्या करना है? फैक्टराइज, उसको छोटे के रूप में लेके आना है, मतलब इस वाले फॉर्म में। तो क्या आप ला सकते हो? आंसर है हम बिल्कुल ला सकते हैं, समझेंगे उसका एक टाइप, ठीक है। देखो बेटा जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है तो इसमें मुझे देखी जाए तो देखो पहले के 3 टर्म का परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ से मुझे एक हिंट ये मिल गई कि यहाँ पे डेफिनेटली a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की फॉर्म बनेगी। पर सबसे चैलेंजिंग पार्ट मेरे पास ये है कि मैं इसको फैक्टराइज कैसे करूँगा बेटा, है ना। तो अब होगा कैसे, स्टेप बाय स्टेप समझ लो। मैं सेकंड पार्ट आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें रूट लगा हुआ है, सबकी प्रॉब्लम रूट की रहती है। देखो स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हमें यहाँ पे a, b और c का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है बेटा। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे एक बार आइडेंटिटी लिख ले रहा हूँ। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? a का स्क्वायर, सब बोलो मेरे साथ, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर प्लस का 2a भी प्यारे बच्चों 2bc प्लस 2ca, ठीक है बेटा। एक बात तो श्योर है
कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड टर्म को जब हम खोलते हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाते हैं। जैसा हमने यहाँ पे देखा, देखो ये 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर हमें पता है कि माइनस का 2x का होल स्क्वायर है, होने को ये 2x का भी होल स्क्वायर हो सकता है ना। वो हम डिसाइड करेंगे यहाँ पे जो साइन लगे हुए हैं उससे, ठीक है बेटा। तो हमारा मेन टारगेट क्या है इसमें, सबसे पहले ABC की वैल्यू फाइंड करना। तो ये तो एक्सपेंडेड फॉर्म लिखी है, इसका मतलब ये है कि ये वाला टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म परफेक्ट स्क्वायर के टाइप में लिखे हैं, परफेक्ट स्क्वायर के रूप में लिखे हुए हैं। अब ये किसके परफेक्ट स्क्वायर हैं ये हमें देखना बहुत ज़रूरी है ना बेटा। अच्छा, तो एक काम हो सकता है, देखो हमने फर्स्ट चैप्टर में एक चीज़ सीखी है कि √2 इंटू √2 किसके बराबर होता है। तो आंसर है कि सर रूट के अंदर जब सेम साइन होते हैं और दोनों पॉजिटिव होते हैं तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 और ये √4 की वैल्यू क्या होती है 2, है ना। तो सर एक बात है कि जैसे 2x स्क्वायर हमें दे रखा है तो यहाँ पे a की वैल्यू हो सकती है और होगी। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a को, मतलब जैसे अगर हमें 2x स्क्वायर दे रखा है ना, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ √2x का होल स्क्वायर। सर क्यों, देखो अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ तो मैं ऐसे ही तो एक्सपेंड करूँगा, ठीक है। √2 इंटू √2 एक तरीके से देखी जाए तो 2 और x इंटू x स्क्वायर। अब आप कहोगे अरे वाह, ये हमने एक नई चीज़ पता करी, है ना। तो ये मुझे पता चल गया कि 2x स्क्वायर किसका परफेक्ट स्क्वायर है। तो आंसर है √2x का। लेकिन अभी साइन नहीं मालूम है मुझे, हो सकता है नेगेटिव हो, स्क्वायर होने के बाद तो टर्म पॉजिटिव हो जाते हैं ना। अब y स्क्वायर तो ये तो मुझे क्लियर है कि ये y का परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब c किसका हो सकता है। अब आप कहोगे कि सर जैसे यहाँ पे 8 लिखा हुआ है तो आप इसको 8 को लिख सकते हो √8 का परफेक्ट स्क्वायर, है ना। तो क्या मैं सबसे पहले तो मुझे ये बताओ बेटा, मैं √8 का परफेक्ट स्क्वायर तो लिख सकता हूँ, बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें से भी कुछ वैल्यू बाहर आ रही है ना। क्या मैं √8 को बेटे 2√2 लिख सकता हूँ। सर बिल्कुल लिख सकते हैं। 2√2 कैसे लिख सकते हैं, देखो 2√2 इंटू 2√2 करो तो 2 2 ज़ा 4 और √2 इंटू √2 2, 8 हो जाएगा, 8 आ रहा है। तो एक बात तो क्लियर हो गई बेटे कि मैं 8z स्क्वायर को लिख सकता हूँ 2√2z। आप इसका परफेक्ट स्क्वायर करो और ये वाली वैल्यू जब खोलोगे ना तो 8z स्क्वायर ही मिलेगा। रूट के अंदर हमें ऐसी वैल्यू लेनी है जो कभी कॉमन, जिसका कोई कॉमन ही ना निकले, उसकी कोई कॉमन पेयर ही ना हो, है ना। ठीक है बेटा, यहाँ तक बात समझ में आई। सबसे पहले मैंने ABC की वैल्यू फाइंड करी, ओके। अब हमें ABC की वैल्यू तो पता चल गई, लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि ये वाला टर्म नेगेटिव है और ये वाला टर्म नेगेटिव है। तो यहाँ पे ABC की कौन कौन सी वैल्यू नेगेटिव होंगी भाई, है ना। चलो एक बार इसको फॉर्म में बनाते हैं। जैसे इसको मैं ऐसे लिखूँगा √2 का x का होल स्क्वायर, है ना, प्लस y स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ y का होल स्क्वायर, और इस 8z स्क्वायर को लिख सकता हूँ मैं 2√2z का होल स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। प्लस का प्लस अभी लगाओ 2ab आता है, तो a मेरे लिए क्या है यहाँ पे √2x a और b क्या है y, ठीक है। कुछ आ रहा है मिलता जुलता, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पॉजिटिव है। इसका मतलब a और b में से कोई एक वैल्यू नेगेटिव होगी। अभी पता कर लेंगे कौन सी है, पता कर लेंगे। प्लस 2bc, अब bc की क्या वैल्यू है y और c की वैल्यू है
2√2z। ये हमारा रफ वर्क चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। देखो यही आ रहा है 2 2 4 और √2yz। चलो अच्छा, इन ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों टर्म पॉजिटिव होंगे बेटा। फर्स्ट टर्म हमारा नेगेटिव होगा इसमें, है ना। यहाँ से तो मुझे यही लग रहा है। चलो देखते हैं। और प्लस का 2ca, तो c की वैल्यू क्या है, c a। अब ये नेगेटिव आ गई, है ना। तो एक चीज़ तो प्यारे बच्चों क्लियर है, क्या सर, कि हमने सबसे पहले इसको इस फॉर्म में बना लिया। सबसे पहले मैंने ABC की वैल्यू फाइंड करी इसके परफेक्ट स्क्वायर को पकड़ के, ठीक है। फिर मैंने इसको इस वाली फॉर्म में लेके आना चाहा, तो ला रहा हूँ मैं धीरे धीरे करके। पर मैं यहाँ पे साइन डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि कौन सा टर्म नेगेटिव होगा। एक ना एक टर्म तो नेगेटिव ज़रूर है जो यहाँ पे अनशन पैदा कर रहा है। अब वो कौन सा, ये पकड़ते हैं। देखो एक चीज़ पक्की है कि सेंटर वाला टर्म हमारा पॉजिटिव है, इसका मतलब प्लस वाई, मतलब y और z के टर्म पॉजिटिव होंगे। हो सकता है नेगेटिव भी हों, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हो सकता है फर्स्ट टर्म नेगेटिव हो। अच्छा, अगर हम फर्स्ट टर्म को नेगेटिव कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो फर्स्ट टर्म को नेगेटिव कर लेते हैं हम। जब फर्स्ट टर्म नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव और ए की वैल्यू नेगेटिव। तो जब आप इसको एक्सपेंड करोगे ना प्यारे बच्चों, तो माइनस का √2x² करोगे तो 2x² आएगा प्लस का, बाकी सब सेम चलेगा। फिर जब 2 × माइनस का 2√2xy करोगे तो हमें ये वाली फॉर्म मिलेगी नेगेटिव की। तो एक चीज़ क्लियर हो गई कि ए हमारा नेगेटिव है, ठीक है। हमने इसको इस फॉर्म में ले आए, ठीक है। और हमने इसको क्रॉस वेरीफाई भी करा कि जब मैं इसको स्क्वायर खोल रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये बन रही है या नहीं। तो आंसर है बन रही है। इसका मतलब मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ। तो यहाँ से मुझे फाइनली ABC की वैल्यू मिल गई, जो कि है माइनस का √2x, B की वैल्यू है y और C की वैल्यू है 2√2z। अब मुझे इन तीनों वैल्यू को इसमें रखना है, क्योंकि मैंने इसको फैक्टराइज करना है ना, है ना। आप सोच रहे हो कि सर ये बहुत अटपटा सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक बार फिर से समझेंगे इसको। ये मैंने इसको फैक्टराइज कर लिया। अब मैं इसको और कैसे लिख सकता हूँ, तो आंसर है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ y + 2√2z माइनस का √2x। एक बार आंसर चेक कर लेना यही आ रहा है कि नहीं। ये मेरा आंसर हो गया। तो ये मैंने क्या करा, इसको फैक्टराइज करा। एक बार फिर से समझ लो कैसे हुआ है। मुझे एक एक्सपेंशन ये दे रखी होगी। सबसे पहले मुझे ये पहचानना है कि ये a + b + c का होल स्क्वायर है, मतलब उसको फॉलो कर रहा है। तो आंसर है कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि 3 टर्म्स के यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर लिखे हुए हैं, इसमें भी लिखे रहते हैं। मेरा सबसे पहला टारगेट है प्यारे बच्चों ABC की वैल्यू को पता करना। अब वो मैं किस में से पता करूँगा, इसमें से, क्योंकि यहाँ जो स्क्वायर लिखे हुए हैं ये किसी ना किसी टर्म के परफेक्ट स्क्वायर लिखे होंगे ना, तो अब मुझे पता करना है। और ये मैंने पता कर ली है यहाँ पे, है ना। अब क्या करा मैंने, ये जो मुझे एक्सपेंशन गिवन है, मैंने इसको इस वाली फॉर्म में लेके आना चाह रहा हूँ। मतलब मुझे ये इसको पता करना है कि ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, और ये जो टर्म आया है ये किस किस से मिलके बना है, ऐसे, ठीक है। यहाँ तक बात सबको समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? आ रही है। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बची माइनस देखना कि कौन सा टर्म नेगेटिव है। अब वो मैंने कैसे पता करा, ये मैंने ऐसे पता करा कि देखो सेकंड टर्म हमारा जो है ये वाला, ये पॉजिटिव है, मतलब y और z। इसका मतलब कि जब ये 2 टर्म मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो ये पॉजिटिव होंगे,
तो इसका मतलब ये दोनों टर्म पॉजिटिव होंगे, वाई और जिसमें वाई आ रहा है और जिसमें जेड आ रहा है। इसका मतलब मुझे बी और सी को तो छेड़ना नहीं है। अब जहाँ जहाँ पे ये नेगेटिव है वहाँ पे ये शो कर रहा है कि भाई देखो वाई अगर पॉजिटिव है तो एक्स नेगेटिव होगा, मतलब जिसमें एक्स आ रहा है इसका मतलब ए की वैल्यू नेगेटिव होगी, है ना। बात समझ में आ रही है। ऐसे ही जब मैंने देखा कि z पॉजिटिव है तो x का टर्म हमारा जिसमें x आ रहा है मतलब a हमारा नेगेटिव होगा, ठीक है। उस तरीके से मैंने साइन डिसाइड कर लिए। फिर एक बार क्रॉस वेरीफाई करा मैंने कि क्या मैंने सही करा है, क्या मैंने सही सोचा है। तो मैंने अपने मन में इसको कैलकुलेट करा तो बिल्कुल यही वैल्यू आ रही थी जब मैंने इसको कैलकुलेट करा था। तो अब मुझे फाइनली पता चल गया कि a, b और c का क्या वैल्यू है। जब मुझे पता चल गया तो मैंने इसकी वैल्यू को इसके फैक्टर्स में लिख दिया और इसको प्रॉपर इस फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि इसके होल स्क्वायर को तो मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ ना, ऐसे ही लिखता हूँ, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से मैंने इस फॉर्म को फैक्टराइज करा है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे आइडेंटिटी 6 के बारे में, ठीक है बेटा।